एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। दोस्तों, इस साल हमारा जो एग्जाम पैटर्न है वो टोटली एमसीक्यू बेस्ड हो गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने लास्ट 2 वीडियोस में पढ़ा था ट्रिक्स टू अटेम्प्ट एमसीक्यू कैसे अटेम्प्ट किए जाते हैं। आई होप आपने वो वीडियो देखी है। इन केस आपसे वो वीडियो मिस हुई है तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको वो वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं कि केस स्टडी के बेस पर एमसीक्यू कैसे अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपको डायरेक्ट फॉर्म में आए और फिर सीधा उसके नीचे ऑप्शंस आ जाए। बिजनेस स्टडीज़ में क्या होता है कि एक केस स्टडी दी जाती है, उसको आप रीड करना पड़ता है, सिचुएशन को समझना पड़ता है और उसके बाद क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट एमसीक्यूज बेस्ड ऑन केस स्टडी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट है। और वीडियो के स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अब तक नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्क्रीन पर आपको केस स्टडी नज़र आएगी। वो केस स्टडी मैं आपको साथ साथ हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आपको क्वेश्चन समझने में ईजी रहे। और उसके बाद उस क्वेश्चन के ऑप्शंस दे रखे हैं जिसमें से करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। सो लेट्स हैव अ लुक ओवर द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, गुरु कृपा कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है और उन्होंने अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को कुछ टारगेट सेट करके दिए हैं कि इतने टाइम में आपको इतना टारगेट अचीव करना है, लेकिन सेल्स को करने के लिए उन्होंने उनको अथॉरिटी नहीं दी। मीन्स उन्होंने उनको अपने एग्जीक्यूटिव्स को सामान को उधार पर बेचने की या फिर डिस्काउंट पर बेचने की अथॉरिटी नहीं दी, जिसका नतीजा क्या हुआ कि जो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स थे वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए। सो द क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इग्नोर्ड हियर। कौन सा ऐसा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो यहाँ इग्नोर हुआ है? अगर आपने अपने एग्जीक्यूटिव्स को सामान बेचने का टारगेट दिया है, यानी आपने उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया है, लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए उन्हें कुछ पावर्स और अथॉरिटीज़ भी देनी चाहिए थी जो गुरु कृपा के मैनेजर ने नहीं दी। इट मीन्स यहाँ पर हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला प्रिंसिपल इग्नोर हो रहा है। तो हमारा फर्स्ट का आंसर होएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जिसमें डिफरेंट टाइप के ट्रेडिशंस हैं। तो पुराने टाइम पर हमारी कंट्री में क्या रिवाज था कि हम ट्रेडिशंस पर अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को ग्रीटिंग कार्ड सेंड किया करते थे, जैसे दिवाली, ईद, क्रिसमस पर। जब ये दिवाली, ईद या क्रिसमस कोई भी फेस्टिवल आता था तो ग्रीटिंग कार्ड बनाने वाली कंपनीज़ की सेल्स बढ़ जाती थी, उनका प्रॉफिट्स अच्छा हो जाता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से ग्रीटिंग कार्ड बनाने वाली कंपनीज़ की सेल्स जो हैं वो कम हो गई हैं, क्योंकि अब इंटरनेट और मोबाइल्स आ गए हैं जिसके थ्रू लोग अपने रिलेटिव्स को ऑनलाइन ही विश कर देते हैं। मीन्स वो इमेजेस भेज देते हैं या रिटर्न टेक्स्ट मैसेज कर देते हैं मोबाइल और इंटरनेट के थ्रू, जिससे कि ग्रीटिंग कार्ड को सेंड करने का अब चलन नहीं रहा। तो इसकी वजह से कंपनी जो है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो ग्रीटिंग कार्ड्स बनाती थी, उनके ऊपर बैड इफेक्ट पड़ा है। नाउ द क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। मतलब कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट का डायमेंशन है जो यहाँ यूज़ किया गया है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं 4। देखिए, यहाँ पर बात हुई है कि ग्रीटिंग कार्ड की सेल कम हो गई है बिकॉज ऑफ मोबाइल्स एंड इंटरनेट। इट मीन्स अगर मोबाइल और इंटरनेट ना आता तो उनकी सेल्स पर इफेक्ट नहीं पड़ना था। मोबाइल और इंटरनेट आए हैं ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी में बदलाव आने की वजह से। इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी आंसर है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि कुछ फ्रेंड्स हैं और वो मल्टी प्रोडक्ट्स कंपनी बनाना चाहते हैं। मल्टी प्रोडक्ट का मतलब जहाँ पर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। ये जो कंपनी है इसने 4 अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने की सोची। कंपनी ने 3 प्रोडक्ट्स जो हैं वो सक्सेसफुली लॉन्च भी कर दिए, लेकिन 4th प्रोडक्ट को वो लॉन्च नहीं कर पाए, सही तरीके से लॉन्च नहीं कर पाए। द क्वेश्चन इज, व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अडॉप्टेड बाय द कंपनी। कंपनी ने किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया हुआ था। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमारे पास 2 हैं, फंक्शनल एंड डिविजनल। ठीक है, इसका मतलब या तो यहाँ पर फंक्शनल स्ट्रक्चर यूज हुआ है या डिविजनल। ठीक है, दोनों इकट्ठे यूज नहीं हो सकते, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी तो कट जाएगा, बोथ ए एंड बी कट जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से हमें एक आंसर चूज करना है। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है कि जब हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं और उसके बेसिस पर हम अपनी कंपनी को डिवाइड करते हैं तो उसे कहा जाता है डिविजनल स्ट्रक्चर।
तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डिविजनल स्ट्रक्चर, बी ऑप्शन, राइट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास दिया गया है, नीरज गुप्ता योयो कंपनी में काम करते हैं। 10 एम्प्लॉयज़ के साथ उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की थी। उनका काम था रूरल मार्केट में जाकर, मतलब गांव के इलाकों में जाकर कंप्यूटर्स को असेंबल करना। धीरे धीरे कंपनी जो थी वो अच्छा प्रॉफिट कमाने लगी और उनकी डिमांड बढ़ने लगी। जैसे ही डिमांड बढ़ी तो उनको प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ा, जिसके लिए उन्हें और लोगों की ज़रूरत थी। तो इसलिए कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि हमें और एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना चाहिए। रिक्रूट मतलब जॉब देनी चाहिए, और लोगों को अपॉइंट करना चाहिए। नीरज गुप्ता ने जल्द ही डिसीजन ले लिया कि किस किस को कंपनी में रखना है, और अपनी कुछ अथॉरिटीज़ उनको डिस्पर्स कर दी, मतलब उन लोगों को बांट दी, ठीक है। उसने ऐसा इसलिए किया बिकॉज ही बिलीव दैट पीपल आर कॉम्पिटेंट एंड कैपेबल। उसको लगता था कि लोग जो हैं वो काबिल हैं काम करने के, वो कॉम्पिटेंट हैं, सही डिसीजन ले सकते हैं। तो सारी अथॉरिटी मैं अपने पास क्यों रखूँ, मैं कुछ अथॉरिटी उनको भी दे देता हूँ ताकि काम स्पीड से हो जाए। नाउ द क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट यूज्ड बाय नीरज। नीरज ने यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। दोस्तों आप देख सकते हैं क्वेश्चन 4 की हमारे 4 ऑप्शन हैं, जिसमें ए में है सेंट्रलाइजेशन एंड ऑप्शन बी कहता है डिसेंट्रलाइजेशन। मैंने अपनी लास्ट वीडियो जो आपको ट्रिक्स से रिलेटेड बताई थी उसमें बहुत क्लियरली कहा था कि अगर कोई दो चीज़ें अपोजिट होती हैं तो वो कभी भी वन टाइम पे सेम आंसर नहीं हो सकता। मीन्स जैसे सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये दोनों ही आंसर नहीं हो सकते, या तो ये होगा या तो ये। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी तो सीधा सीधा कट जाएगा, ठीक है। ए और बी इकट्ठा नहीं हो सकते, ये कट जाएगा। और ऑर्गेनाइजिंग एक फंक्शन है मैनेजमेंट का, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी भी कट जाएगा, क्योंकि यहाँ फंक्शन नहीं पूछा, यहाँ कॉन्सेप्ट पूछा है। तो हमें इन दोनों में से चूज करना है। जब आप जानते ही हैं डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब हम अपनी पावर्स अथॉरिटीज़ किसी को सौंप देते हैं, ठीक है। यहाँ पर वही चीज़ हो रही है, तो डिसेंट्रलाइजेशन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज फेडरल लिमिटेड कंपनी जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि हम लोगों को जॉब्स देंगे, और लोगों को जब हम अपॉइंट करेंगे तो हमारी ये पॉलिसी होगी कि हम पहले से ही अपॉइंटेड लोगों के थ्रू अपनी वैकेंसीज को फिल करेंगे। पहले से ही अपॉइंटेड का मतलब जो लोग ऑलरेडी हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं, हम उन्हीं के थ्रू वैकेंसीज को फिलअप करेंगे। ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि उनको पता है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मोटिवेटेड होंगे, उनको लेने में कोई रिस्क भी नहीं है, और उनको इंट्रोडक्शन भी देने की ज़रूरत नहीं है। दे आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द कंपनी, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ यूज़ हुआ है। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमारे पास दो होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है। इसीलिए ये और ये तो कट जाएगा, ठीक है। अब इंटरनल सोर्स यूज़ हुआ है कि एक्सटर्नल सोर्स यूज़ हुआ है। सीधा सीधा बोला गया है कि हमारी कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं हम उन्हीं के थ्रू वैकेंसीज फिल करेंगे, यानी हम इंटरनली काम कर रहे हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा इंटरनल सोर्स। इंटरनल सोर्स के टाइप्स में आता है प्रमोशन एंड ले ऑफ, ये इसके टाइप्स हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ बात हुई है इंटरनल सोर्सेज पूछे गए हैं, सोर्स के टाइप्स नहीं पूछे, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज वंदना पब्लिक स्कूल हैड अ वैकेंसी ऑफ मैथ्स टीचर। वंदना पब्लिक स्कूल में मैथ्स टीचर की वैकेंसी है, और वो एक स्मार्ट और क्रिएटिव टीचर की तलाश में है। इसके लिए उन्होंने एडवर्टीजमेंट भी दी है। रिस्पॉन्स बहुत ह्यूज है, ह्यूज का मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स उनके पास आया, बहुत एप्लीकेशंस आई हैं। सो द स्कूल एग्जामिन्ड ऑल द एप्लीकेशन फॉर्म्स। स्कूल ने सभी एप्लीकेशन फॉर्म को चेकिंग की, एग्जामिन किया, और उन लोगों को रिजेक्ट किया जिनके पास नेसेसरी क्वालिफिकेशंस नहीं थी। इसके बाद देयर आफ्टर मतलब उसके बाद दे हैव कंडक्टेड टेस्ट टू मेजर द स्किल्स ऑफ कैंडिडेट। उन्होंने टेस्ट कंडक्ट किए ताकि वो कैंडिडेट्स की स्किल्स को चेक कर सके। एंड आफ्टर दैट इट वॉज फॉलोड बाय अ फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन विद द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल एंड एक्सपर्ट्स। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि प्रिंसिपल के साथ और मैथ्स के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ उसका डिटेल में इंटरव्यू भी करवाया। क्वेश्चन पूछता है आपसे कि एक्सप्लेन कीजिए कौन कौन से स्टेप्स हैं जो इस स्कूल ने यूज़ किए हैं वाइल सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने के टाइम कौन कौन से स्टेप्स इन्होंने यूज़ किए। फर्स्ट ऑप्शन कहता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। यस, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब होता है फर्स्ट स्टेज पे ही उन लोगों को, एप्लीकेंट्स को रिजेक्ट कर देना जिनकी क्वालिफिकेशंस नहीं हैं। तो ऐसा ही किया गया है इस स्कूल में भी, तो यानी ये तो आंसर हो गया हमारा।
ऑप्शन नंबर बी में बोला गया सिलेक्शन टेस्ट, यस क्वेश्चन में बताया गया है कि वंदना स्कूल ने उनके सिलेक्शन टेस्ट भी लिए थे, उनकी एग्जामिन भी की थी, तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, यस उन्होंने प्रिंसिपल और मैथ्स के एक्सपर्ट के साथ इंटरव्यू भी करवाया है, तो यानी कि एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू भी यहाँ पर यूज़ किया गया है। इट मीन्स हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबव, क्योंकि डी ऑप्शन में कहा है ऑल ऑफ अबव, मतलब ये सारे स्टेप्स यूज़ किए गए हैं। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया है कि एमसीक्यू के बेस पर, केस स्टडी के बेस पर एमसीक्यूज कैसे अटेम्प्ट करते हैं, राइट। सो इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूँगी कि वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।